मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम 2025 जून 2025 यानी अभी आज 23 जून को पूरे बिहार में तिमाही कहिए या चाहे क्वार्टरली या चाहे त्रैमासिक जो परीक्षा पॉलिटिकल साइंस विषय आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस विषय का हुआ है, इस परीक्षा का सॉल्व क्वेश्चन आंसर यानी जो भी ये पेपर आपका हुआ है वो सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा पूरे क्वेश्चन के उत्तर के साथ में। तो आप लोग जो भी परीक्षा दे कर आए हैं आप लोग मिलान कर लीजिए कि आप लोग कितना सही और कितना बनाए हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जो भी पूछा है अभी पॉलिटिकल साइंस में सवाल, वो बहुत ही टॉप रैंक का सुपर सवाल जो बार बार किसी न किसी परीक्षा और कंपटीशन में पूछते रहता है। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में B.R. अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर होगा इसका B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन B.R. अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए में B.R. अम्बेडकर, बी में सी राजगोपालचारी और सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। हाँ, इसमें यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछ देता तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सिंपल इसमें पूछा है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष की ही बात होती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो क्वेश्चन पेपर तो आप लोग के सामने होगा, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम उत्तर बताते चलते हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगा चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन देने का वहाँ हम अलग से दे देंगे। सही उत्तर बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। चौथा सवाल, संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। पांचवा सवाल है, संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था? यानी भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। छठा सवाल, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन B.R. अम्बेडकर। 7 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रकृति है यानी नेचर, यानी भारतीय संविधान का नेचर प्रकृति कैसा? ई में संघीय, बी में एकात्मक, सी में संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ। 8वां सवाल है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा बी भाग 3। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, ए में न्याय, बी में स्वतंत्रता और सी में बंधुत्व और डी में समृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा डी समृद्धि। 10वां सवाल है, भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? ए में संसद, बी में सर्वोच्च न्यायालय, डी सी में चुनाव आयोग और डी में राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा इसका बी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 11, संघ सूची में कितने विषय है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए में 47, बी में 66, सी में 97 और डी में 100। तो ध्यान दीजिए, इसमें
संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है, लेकिन इसमें 97 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन 97 ये होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा कि संविधान संघ सूची में कितने वर्तमान में कितने विषय है। यदि वर्तमान शब्द लगा दे तो 100 होगा, और ऐसे वर्तमान नहीं लगाया है तो पहले से 97 विषय अभी है संघीय सूची यानी केंद्र सूची में। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है? तो अनुच्छेद 1 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, ये कहता है भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। 13 नंबर, संघवाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सरकार के स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी सरकार का जो विभिन्न स्तर है उसमें शक्तियों का, अधिकारों का अलग अलग बंटवारा हुआ है, यही संघ का यानी दोहरी सरकारें, जिसमें दोनों ही सरकारों के बीच शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूची, राज्य सरकार के लिए राज्य सूची, कुछ ऐसे कार्य है दोनों सरकार को करना है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। कुछ ऐसे भी कार्य है जो तीनों सूचियों में किसी में नहीं है, उसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है। 14 नंबर, भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। 15 नंबर है, अवशिष्ट विषय वे है जो डैश डैश में नहीं आते हैं। ध्यान दीजिए, ये डैश डैश में भरना है, 4 ऑप्शन है। ए में संघ सूची, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट सूची वे है जो डैश डैश में नहीं आते हैं। तो अवशिष्ट सूची अभी बताए कि ऐसे तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का जिक्र है, लेकिन एक अलग से अवशिष्ट सूची है। 3 सूची कौन कौन है? संघ सूची, जो संघ सरकार के जी में है संघ सूची, राज्य सरकार के जी में है वो राज्य सूची, और जो दोनों ही सरकारों के जी में है मिलकर करना है उसे समवर्ती सूची, और जो बिल्कुल उपरोक्त तीनों सूचियों में किसी में नहीं है उन्हें अवशिष्ट सूची कहा जाता है। फिर कह रहा है अवशिष्ट विषय वे है जो डैश डैश में नहीं आते हैं, यानी कि ये तीनों में कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी उत्तर सही होगा। 16 नंबर, भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका है, तो सही उत्तर होगा ये, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। और 17 नंबर है, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान होता है? माने आम जनता जो है, पब्लिक है, उसके नज़दीक का सरकार कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वायत्त सरकार, सर्वोच्च न्यायालय। तो लोकल ही ना सरकार आम जनता के पास होती है, जिसे यह स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, तो सी उत्तर सही होगा। 18 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सी, सही उत्तर है सी, 22 भाषा। 19 नंबर, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? सही उत्तर है बी, 1992। 20, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? सही उत्तर सी, वित्त आयोग। 21, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय आपातकाल में। 22 नंबर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसको समझिए कि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो याचिका दायर कौन, यानी न्यायालय में कौन याचिका दायर कर सकता है? तो दिया है ए में केवल पीड़ित व्यक्ति, बी में कोई भी नागरिक, और सी में केवल सरकार, और डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन यदि हुआ है तो केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं जा सकता है, वो तो जा ही सकता है, इसके साथ आम जनता में से कोई भी व्यक्ति जा सकता है, यदि
मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो। यदि कोई मामला जनहित से जुड़ा हुआ है और वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, तो जरूरी नहीं कि जिसके अधिकार का हनन हुआ है कोई एक ही व्यक्ति, समुदाय में से कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, बशर्ते मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ए में मतदान का अधिकार, बी में पर्यावरण की रक्षा करना, सी में विरोध करना और डी में आरक्षण की मांग करना। सही उत्तर होगा बी, पर्यावरण की रक्षा करना। 23 नंबर 24 है, सुनिए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, सी सही उत्तर है। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए में समानता का अधिकार, बी में संपत्ति का अधिकार, सी में स्वतंत्रता का अधिकार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका बी, संपत्ति का अधिकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। यानी पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जो अभी वर्तमान में 6 बच गई है, क्योंकि 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी या वैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसलिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। फिर आइए 26 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 19। 27 नंबर है, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा है? ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 32 जो संविधान में है, ये क्या है? अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति का यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 32 में है, कोई व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय जाने पर न्यायालय आवश्यकतानुसार 5 तरह का रिट जारी करता है जिसकी आवश्यकता होती है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान में मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो ये इसको अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। 28 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो ए में है सही उत्तर, समानता का अधिकार। ये भारतीय तथा विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। 29 नंबर है, भारत में विविधता में एकता पदबंध संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ए, सांस्कृतिक अस्मिता से। 30 नंबर, देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? यानी जो भारत में आज़ादी के समय देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ और तब जाकर के भारत का एकीकरण किया गया। इस काम में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का रहा है? तो सही उत्तर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 31 नंबर है, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्यों? क्योंकि बी, सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ध्यान दीजिए, गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? जहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत एक गणतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्लस गणतांत्रिक दोनों देश है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, उनका प्रत्येक 5 वर्षों के बाद चुनाव होता है। जबकि कुछ देशों में यह पद पुश्तैनी है, जैसे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब भी राष्ट्राध्यक्ष कोई बनेगा तो राज परिवार से होता है, वहाँ राज परिवार का ही व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, चुनाव नहीं होता है राष्ट्राध्यक्ष का, इसलिए उसको लोकतंत्र कहेंगे, गणतंत्र नहीं कहेंगे। लेकिन भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र की यही पहचान है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक
मैंने जितना समय निश्चित किया गया है उस समय पर होता है। भारत में 5 वर्ष निश्चित है, 5 साल पर चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। 32 नंबर, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ध्यान दीजिए, पूछ रहे हो संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, जबकि अभी वर्तमान में बात की जाए तो 444 आता है करंट में, लेकिन ये भी बढ़ करके लगभग 462 के आसपास हो गए हैं। 33 नंबर है, कौन सी विशेषता सभी धर्मों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष यही कहता है कि हमारे देश में सभी धर्म एक बराबर है, कोई न ऊपर है कोई न नीचे है, और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। 34 नंबर है, निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था? तो हैदराबाद जो है, इस हैदराबाद देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया। 35 नंबर है, भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन था? तो सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। 36, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? ध्यान देने योग्य बात है, सही उत्तर होगा इसका सी, 1953। अब इससे क्वेश्चन पूछता है, बच्चे यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ये पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी जो भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए जो संस्था काम करती है उसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। और इस संस्था का गठन 1953 में हुआ था। और जब पूछ दे सवाल कि राज्य पुनर्गठन आयोग को कब लागू किया गया था, तो सही उत्तर होगा इसका डी, लागू पूछे तो 1956, लेकिन लागू नहीं पूछा है, गठन पूछा है, कब गठन हुआ, तब यहाँ इसका सही उत्तर होगा 1953। 37 में है, स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन थे? सही उत्तर बी है, राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र। 38 नंबर, भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी? तो भारत विभाजन से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी शरणार्थियों का पुनर्वास। बी। 39 में है, देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था। माने देशी रियासत जो भारत में थे उनका एकीकरण, एकजुट करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी था। 40 नंबर है, 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को क्या किया गया? 4 ऑप्शन है, कह रहा है पहला में निरस्त कर दिया गया, बी में कहा मजबूत किया गया, सी में कहा स्थायी किया गया, और डी में कहा संवैधानिक घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है निरस्त कर दिया गया, धारा 370 को फाइनली हटा दिया गया। 40 क्वेश्चन हुआ, हालांकि इसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन दिया है, जिसमें 40 प्रश्न का ही जवाब देना था, लेकिन अब पूरे का हम सॉल्व करेंगे ताकि कौन स्टूडेंट किस क्वेश्चन का जवाब दिया है, तो उत्तर इसलिए सबको चाहिए। तो और ये जो क्वेश्चन उठाया है बहुत अच्छा कंपटीशन बेस का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न हर कंपटीशन परीक्षाओं में पूछते रहता है, इसलिए जनरल कंपटीशन वाले विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये जब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ें। 41, निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? यानी भारत का संविधान आपको मालूम है कि उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान लिखते समय विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन सब संविधानों के महत्वपूर्ण बातों को अपने देश के संविधान में शामिल किया गया। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न सिद्धांत को, नियम कानून को अपनाया गया, इसीलिए उधार का थैला भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, तो बहुत चीज़ आया, लेकिन इसमें है न्यायिक पुनर्विलोकन। अब ध्यान देने वाली बात है कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से, और बी में जो है संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से आया, और डी में है नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से आया है।
ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ तो ई और सी दोनों ही उत्तर होगा, लेकिन इसको तीसरा ऑप्शन देना चाहिए, ई और सी दोनों, लेकिन इस तरह का है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ई को ही चुनिएगा। 42 नंबर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूचित कौन सी है। तो 7वीं अनुसूची सही उत्तर है सी। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा। तो सही उत्तर है सी, केसी व्हीयर। 44 नंबर है, मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सही उत्तर डी, संवैधानिक अधिकार। 45 नंबर, समानता का अधिकार किसे निषिद्ध करता है, माने मनाही करता है। तो भेदभाव को। 46 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आर्टिकल 246। 47 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां है। तो सही उत्तर है इसका 3। कौन कौन है। संघ सूची जिसमें 97 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान में 100 है। दूसरा है राज्य सूची जिसमें 66-5 यानी पहले 66 विषय आते थे, और इसमें के 66 विषय को घटाकर 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन 5 विषय को हटा करके और समवर्ती सूची में मिला दिया गया, इसलिए 66-5 बराबर अभी 61 विषय है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, जिसमें 5 प्लस किया गया जो राज्य सूची से आया है। इस प्रकार 52 विषय हो गए हैं वर्तमान में समवर्ती सूची में। इन 3 सूचियों का ही जिक्र संविधान में किया गया है। एक अलग से बाद में अवशिष्ट सूची आई, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास दे दी गई। 48 नंबर है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है। तो सही उत्तर होगा केंद्र का। ध्यान देने वाली बात है, समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाना है। तो ऐसी दोनों को मिल करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ऐसी स्थिति में कभी कभी होता क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में मतभेद, विवाद, टकराव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसका बात प्रभावी होगा। तो केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार को बड़ा भाई माना गया है, राज्य सरकार को छोटा भाई माना गया है। इसी स्थिति में बड़ा भाई के पास थोड़ा अधिकार अधिक होता है, तो दोनों में मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र के बात को प्रभावी माना जाता है। लेकिन कभी कभी एकदम टकराव हो जाता है, केंद्र अपने जगह एकदम अड़ गया है कि नहीं मेरा ही बात, और राज्य भी अड़ गया कि नहीं मेरा ही बात। तो ऐसी स्थिति में जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यानी न्यायपालिका में इसका समाधान होता है। 49 नंबर है, राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है। पूछा है हाँ, ना, अगर बहुमत सहमत हो, और डी में कहा केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए हर स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बाध्यकारी हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पूछा है सिंपल, विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी है, तो हर स्थिति में बाध्यकारी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है। तो भारत के किसी भी राज्य को बदलने का अधिकार संसद के पास ही है। 51 नंबर है, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है। तो कह रहा है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है कि किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए जो विधेयक पेश किया जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा से तो ये पहले पारित होने के बाद जब ये संसद में आता है, तो संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया, राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस सदन में पहले जाएगा।
ये विधानसभा से आने के बाद इस संसद के किसी भी सदन में पुटअप किया जा सकता है। 52 नंबर है, राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो बी उत्तर सही है, पूर्व सिफारिश करना। यानी किसी भी राज्य की सीमा बदलना हो, नया नाम रखना हो, या किसी प्रकार के राज्य की सीमा से संबंधित कोई मामला हो, तो इस ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को के पास पहले भेजा जाता है। उनका सिफारिश पहले आना चाहिए, उस पर सहमति राष्ट्रपति का होना चाहिए, उसी को पूर्व सिफारिश कहते हैं। यानी सारा ही काम छेड़छाड़ करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है, जिसे पूर्व सिफारिश करना कहा जाता है। राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के पहले ये काम संभव नहीं है। 53 नंबर, अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है? तो इसके लिए डी कहा, राष्ट्रपति की सिफारिश। वही यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करना है जो राज्य की किसी सीमा से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति के पहले सिफारिश जरूरी होता है। 54 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऐसी स्थिति में इनमें से तीनों सूचियों पर केंद्र का अधिकार यानी नियंत्रण हो जाता है। 55 है, कौन सी सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। केंद्र सरकार में केंद्र के जी में है केंद्र सूची, केंद्रीय सरकार के जी में है राज्य सूची, राज्य सरकार के जी में है समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों के ही जी में है, जबकि अवशिष्ट सूची सिर्फ केंद्र सरकार के जी में रखा गया है। 56 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा विवादित रहा है? तो केंद्र और राज्य के संबंध में सबसे ज़्यादा विवादित रहने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। 57 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो और केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सबसे पहले 1983 में जस्टिस RS सहकारिया की अध्यक्षता में सहकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। 58 नंबर है, किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में नियंत्रण कौन संभालता है? तो किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति संभालते हैं राज्यपाल के माध्यम से, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत हो जाता है कैसा? ए में अधिक संघीय, बी में साम्यवादी राष्ट्र, सी में एकात्मक प्रकृति का, डी में इनमें कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भारत जो है एकात्मक प्रकृति का, एकहरी सरकार के जैसा हो जाता है, यानी पूरे देश में संसद का नियंत्रण हो जाता है, यानी राष्ट्रपति के अधीन चला आता है। वैसी स्थिति में देश की राष्ट्र की प्रकृति जो है एकात्मक प्रतीत होने लगती है। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक है? तो चुनाव आयोग ही एक ऐसा है संस्था जो दोनों के लिए एक है। 61 में, भारतीय संविधान को संघीय कहा जाता है जिनमें ए में दोहरी नागरिकता है, बी में मजबूत केंद्र, सी में कमजोर न्यायपालिका, डी में राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त। सही उत्तर होगा ए, दोहरी नागरिकता। 62 नंबर है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है? तो ए में ये सही उत्तर है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को एकात्मक नहीं कहते हैं। 63 में है, भारत का संविधान प्रावधान करता है। ए में कठोर संघवाद, बी में लचीला संघवाद, सी में महासंघ, डी में पूर्ण एकात्मक शासन। तो सही उत्तर होगा बी, लचीला संघवाद। 64 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक उदाहरण है। सही उत्तर ए, राज्यों पर केंद्र के वर्चस्व का। राष्ट्रपति शासन के समय ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य पर केंद्र का अपना वर्चस्व प्रतीत होने लगता है। 65 नंबर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। 66 नंबर है,
राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान कौन करता है? तो राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व प्रदान भारत का राष्ट्रपति करता है। एक मिनट, सॉरी, मिस्टेक। राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान मुख्यमंत्री करता है। 67, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सही उत्तर है बी, 1952। हालांकि भारत में पहला आम चुनाव, सही उत्तर 1951-52 ऐसे है कि 1951 से शुरू हुआ, 52 में फाइनल सरकार बनी, इसलिए 1952 ई को उत्तर देना होगा, तो 1952 सही उत्तर होगा। 68 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 69 में है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 70 में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो सही उत्तर है लोक कल्याण, क्योंकि संप्रभु का तो जिक्र है ही, पंथ निरपेक्ष का है ही, लोक गणतंत्र का है ही। डी उत्तर सही होगा, लोक कल्याण, इसका जिक्र उल्लेख नहीं है। अब आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टोटल 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हुआ उत्तर। अब आप मिलान कर लीजिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, परीक्षा देकर आए हैं, और इससे आप मिलान कर लीजिए कि आप कितना सही उत्तर देकर आए हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर परीक्षा कंपटीशन में पूछते रहता है। ये तैयारी आपका ठीक से हो जाएगा तो फिर अगला जो परीक्षा होगा उसमें भी कुछ इसका सवाल रहता है। तो कुल मिलाकर जितना भी स्कूलों में परीक्षाएं होती है, इन सभी परीक्षाओं से मिलता जुलता बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बोर्ड की सही तैयारी के लिए इन सभी को अच्छे से तैयारी करें। और ये तो त्रैमासिक तिमाही परीक्षा का था, यानी आपके तैयारी का पोजीशन हाल चाल जानने के लिए, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। और यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।